हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम पढ़ेंगे। ये डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम का चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। तीनों लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दे दूँगा। पहला लेक्चर क्या था, इंट्रोडक्शन का। दूसरा लेक्चर एनालिसिस का था और न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैसे निकालते थे। तीसरा लेक्चर क्या था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अभी चौथा लेक्चर है कि इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम का डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो हम लोग 10 स्टेप्स में पढ़ेंगे। 10 स्टेप्स याद रखना है और किसी भी डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो पहले कैसे होता है कि जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन क्वांटिटी दिया रहेगा, b इंटू कैपिटल डी। बी जो होता है फैक्टर, बी जो होता है वो विथ होता है और डी कैपिटल डी क्या होता है। किसी क्वेश्चन में कैपिटल डी दिया रहेगा जहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ की बात नहीं की जाएगी, वहाँ टोटल डी है। और जहाँ इफेक्टिव डेप्थ लिखा रहेगा क्वेश्चन में तो वो होता है इफेक्टिव डेप्थ। तो बी इंटू कैपिटल डी दिया रहेगा या बी इंटू स्मॉल डी। फिर उसके बाद में कौन सी ग्रेड की ऑफ कंक्रीट यूज़ करना है और टाइप ऑफ स्टील कौन से यूज़ करना है। जैसे या फिर 415 है, फिर 500 है, फिर 250 है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो कुछ भी लेकर के M20 ले लो या फिर 415 ले लो, कुछ भी। और फैक्टर बेंडिंग मोमेंट क्वेश्चन में जैसे दे दिया जाएगा कि फैक्टर बेंडिंग मोमेंट आसान अगर क्वेश्चन बना तो उसमें लिखा जाएगा फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, डायरेक्ट फैक्टर बेंडिंग मोमेंट दे दिया जाएगा। थोड़ा टफ करेंगे तो उसमें दे दिया जाएगा कि बेंडिंग मोमेंट दे दिया गया, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट या अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट नहीं दिया है तो उसमें क्या करेंगे कि जो बेंडिंग मोमेंट हमें दिया है उसको डेविड से मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टर बेंडिंग मोमेंट में चेंज कर लेंगे। और तीसरा थोड़ा टफ बनाने के लिए उसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं दिया रहता है, उसमें लेंथ दी रहती है और लेंथ देने के बीम की लेंथ दे दी जाती है और फिर इसमें कितना इम्पोज लोड इम्पोज कितना है वो दे दिया जाता है। अब उससे क्या हो जाएगा कि हम लोग को MU निकालना पड़ेगा। तो MU कैसे निकलेगा, हमको WU की ज़रूरत पड़ती है। तो WU क्या होता है, अल्टीमेट लोड क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू टोटल लोड। और टोटल लोड क्या होता है कि हमें डेड लोड और लाइव लोड निकालना होता है। तो डेड लोड के लिए जो है वो हमने पढ़ लिया था कि कैसे होता है, बी इंटू कैपिटल डी इंटू यूनिट वेट ऑफ RCC, इससे निकल जाता है। तो ये इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टेप शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है डिटरमाइन वैल्यू ऑफ FSC की वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। कैसे डिटरमाइन करेंगे कि डी डैश अपॉन डी की वैल्यू से डिटरमाइन करेंगे। डी डैश क्या होता है, जैसे ये कंप्रेशन स्टील हुआ, इसकी जो आउटर मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर से जो डिस्टेंस होती है वो होता है डी डैश। और ये ये क्या होता है, डी क्या होता है, ये आउटर मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर से इसकी जो सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस होती है वो होता है इफेक्टिव डेप्थ। तो डी डैश अपॉन डी की वैल्यू जो होगा वो हमें निकाल लेंगे और उसकी वजह से हमें उससे जो है FSC की वैल्यू निकाल लेंगे। जिन्हें FSC नहीं निकालना आता है वो थर्ड लेक्चर देख लें जिसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग निकालना सीखे हैं। उसमें FSC की वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ता है MU लिमिटिंग से पहले MU लिमिटिंग में हम लोग को एक्सियो मैक्स लिमिटिंग डेप्थ निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ता है। तो इसलिए एक्सियो मैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक्सियो मैक्स क्या होता है कि या फिर 250 के लिए 0.53D होता है, फिर 415 के लिए 0.48 और फिर 500 के लिए 0.46D होता है। अब ये एक्सियो मैक्स निकल गया तो MU लिमिटिंग के लिए फॉर्मूला जो है CA वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग MU लिमिटिंग निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, 0.36 FCK B इंटू डी माइनस 0.42 एक्सियो मैक्स। इससे हमारा MU लिमिटिंग निकल जाएगा। अब MU लिमिटिंग के बाद में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, MU लिमिटिंग तो निकल गया, अब MU लिमिटिंग को AST1, ये हम लोग का सिंगली रिइंफोर्स्ड बैलेंस बीम है। तो CA वाला से फॉर्मूले से MU लिमिटिंग बन गया। अब इसको TA करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का एरिया ऑफ स्टील इन सिंगली रिइंफोर्स्ड बैलेंस बीम आ जाएगा, ठीक है। तो
क्योंकि हम लोग का डबली क्या होता है कि एक सिंगली रिइंफोर्स्ड बैलेंस बीम में तोड़ा जाता है, और क्या होता है एडिशनल स्टील जो तो क्या आता है उसके लिए दो अलग अलग के लिए क्या आता है। तो इसमें AST1 भी आएगा और AST2 भी आएगा। AST1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अभी ये जो यहाँ से जो MU लिमिटिंग निकला है उसको इसके बराबर कर लेंगे 0.87 FY AST1 T माइनस 0.42 XU मैक्स। इससे क्या हो जाएगा, इसको AST1 के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, MU लिमिटिंग अपॉन 0.87 FY इंटू डी माइनस 0.42 XU मैक्स। MU लिमिटिंग की वैल्यू ये हो जाएगी, क्वेश्चन में FY दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, XU मैक्स की वैल्यू इधर से आ जाएगी। तो हम लोग का क्या हो गया कि हम लोग का AST1 निकल गया। अब हमको AST2 निकालना है। तो AST2 कैसे निकलेगा, जब हमको MU2 पता होगा। जब एडिशनल स्टील के लिए एडिशनल स्टील की वजह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना डेवलप होगा वो MU2 पता होगा। MU2 कैसे निकालना होगा, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि MU अल्टीमेट वेल्डिंग मोमेंट ऑफ डबली रिइंफोर्स्ड बीम किसके बराबर होता है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ सिंगली बैलेंस बीम के बराबर, और जो एडिशनल स्टील पड़ा रहता है टेंशन में और कंप्रेशन जोन में उसके जरिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो होता है MU2। अब MU2 को कैसे लिख सकते हैं, MU2 क्या होता है MU माइनस MU लिमिटिंग। अब MU की तो वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई होगी, या तुम लोगों ने WUL²/8 से निकाल लोगे, और MU की वैल्यू ये है, MU लिमिटिंग की वैल्यू ये है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा MU2 आ जाएगा। अब एक बार MU2 आ गया तो ये वाला फॉर्मूले में रख करके हम लोग AST2 निकाल लेंगे। AST2 MU2 अपॉन 0.87 FY इंटू डी माइनस डी डैश क्या होता है, हमारा लीवर आर्म होता है। फिर उसके बाद में डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है, टोटल एरिया ऑफ स्टील, मतलब टेंसाइल जोन में कितना एरिया ऑफ स्टील हो, इसके बराबर होगा AST1 प्लस AST2 के बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग को एज्यूम करना है कि कितने बार कितना हो सकता है, कितने बार डाला जा सकते हैं। तो 20 mm का ले करके हम लोग डिज़ाइन करेंगे कि 20 mm का बार लेंगे, कितने बार हैं, तो टोटल AST जितना आया अपॉन एरिया ऑफ वन बार। तो जैसे 20 का किया तो π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वन बार आ जाएगा। और डिवाइड कर देंगे AST को एरिया ऑफ वन बार से, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग को डिटरमाइन एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। अब AST तो पता चल गया, अब ASC पता करना है। ASC कैसे निकलेगा, तो ASC के लिए मैंने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि MU2 इक्वल टू FSC इंटू ASC इंटू माइनस FCC इंटू ASC इंटू डी माइनस डी डैश। ये वाला फॉर्मूला हो सकता है, या एक फॉर्मूला ये हो सकता है MU2 इक्वल टू FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू डी माइनस डी डैश। ये जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में ये फॉर्मूला डेराइव हम लोग ने किया था कि कैसे आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको देख लेना कैसे आता है। तो FCC की वैल्यू FSC से बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ये वाला फॉर्मूला MU2 इक्वल टू ASC इंटू FSC इंटू डी माइनस डी डैश। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लेंगे तो MU2 अपॉन AFSC और इंटू डी माइनस डी डैश। इससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील ऑफ कंप्रेशन एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील। ठीक है, अब ASC पता चल गया, तो जैसे ये किए हुए थे कि बार का डायमीटर फिक्स कर लिए थे, इससे एक बार निकाल लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, एक बार का डायमीटर निकाल लिया, फिर उससे डिवाइड कर दिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बार आ जाएगा। वैसे जैसे इसमें 20 mm का लिए थे, वैसे इसमें 16 mm तक का ले सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में चेक फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल को करना है। तो ये जैसे हम लोग ने सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए पढ़ा था कि L/D मैक्सिमम जो होना चाहिए वो ऑलवेज ग्रेटर देन L/D प्रोवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, तो L/D सिंगली रिइंफोर्स्ड के लिए क्या आ रहा था, L/D मैक्सिमम इक्वल टू 20 kT। अब यहाँ पे टेंसाइल जोन में भी पड़ा हुआ है और कंप्रेशन जोन में भी स्टील पड़ा हुआ है, इसलिए दो मॉडिफिकेशन फैक्टर आएगा, KT और KC। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसलिए क्या आ जाएगा, L/D मैक्सिमम इक्वल टू 20 KT इंटू KC। KT और KC इज द मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर द कंप्रेशन स्टील, एंड
KT इज द मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर द टेंसाइल स्टील, ठीक है, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम फॉर्मूला of maximum deflection is equal to 7 into KT and into KC, where KC stand for the modification factor of the compression steel and KT stand for the tensile modification factor for the tensile steel। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया कि हम लोग का केस है। अब सिंपली सपोर्टेड के लिए ये वाला फॉर्म लगाएंगे। अब KT KC की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, KT की वैल्यू निकालना सिखा दिया था, KT की वैल्यू निकालना सिखा दिया था। कैसे किया गया था KT की वैल्यू हम लोग को पहले PT पता होना चाहिए और FS पता होना चाहिए, फिर हम लोग को चार्ट से हम लोग निकाल लेते थे, ठीक है, चार्ट से हम लोग निकाल लेते थे। कौन से चार्ट से, ये वाले चार्ट से, ये वाला चार्ट। और जिनको ये वाला चार्ट नहीं देखने का वो है पता है तो वो सिंगली सपोर्टेड में जैसे बताया गया वैसे देख लेंगे, सिंपली सपोर्टेड के लिए, ठीक है। अब इसमें KT की भी वैल्यू हमको इससे पता चल जाएगी। अब इसमें KC की वैल्यू पता करनी है, तो KC के लिए PT क्या हुआ, एरिया ऑफ स्टील ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील ऑफ टेंसाइल बार, और PC स्टैंड फॉर द परसेंटेज ऑफ स्टील ऑफ कंप्रेशन बार, कंप्रेशन जोन, या PC स्टैंड फॉर द कंप्रेशन स्टील परसेंटेज, ठीक है। तो PT और PC की अलग अलग होगी, जिसमें AST अपॉन BD इंटू 100 इसका हो जाएगा। इसका PC कैसे निकालेंगे, ASC अपॉन BD इंटू 100, और FS की वैल्यू सेम रहेगी दोनों केसेस में। तो वही चार्ट के लिए जो होगा वो PT और FS को टैली करके KT की वैल्यू पता चल जाएगी, और PC और FS को टैली करके हम लोग को KC की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो L और D प्रोवाइडेड, L और D क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन, L स्टैंड फॉर इफेक्टिव स्पैन, D स्टैंड फॉर द इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो दो केस हो सकता है कि L/D मैक्सिमम ग्रेटर देन L/D प्रोवाइडेड, यही केस फॉलो होगा तो हम लोग बोलेंगे कि डिफ्लेक्शन में ये पास हो गया। अगर ये केस नहीं फॉलो हुआ, मतलब L/D मैक्सिमम छोटा हो गया L/D प्रोवाइडेड से, तो डिज़ाइन का केस आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग का चेक फॉर शेयर आता है। चेक फॉर शेयर में क्या करना रहता है कि हम लोग को शेयर के लिए चेक करना पड़ता है। तो इसके लिए 3 क्वांटिटी पता होनी चाहिए, टाउ बी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स। और ये भी निकालना, टाउ बी कैसे निकाला आता है, VU अपॉन BD। इसके लिए सिंगली सपोर्टेड बीम का लेक्चर देख लेना कैसे निकाला आता है। अब टाउ बी, टाउ सी मैक्स, टाउ सी और टाउ सी मैक्सिमम टेबल से आ जाता है, और टाउ बी कैलकुलेशन से आ जाता है, ठीक है। तो जो नहीं देखे हैं, तो जहाँ पे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए एक्सप्लेन किया है, वहाँ सब पता है कि कैसे करना है, वो देख लें, ठीक है। अब 3 केस हो सकता है, टाउ सी मैक्सिमम ग्रेटर देन टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी, ठीक है। ये वाला केस, तो इसमें एक्चुअल शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। टाउ सी मैक्सिमम जब ग्रेटर देन टाउ सी और टाउ बी टाउ सी से छोटा है तो सिर्फ नॉमिनल शेयर रिइंफोर्समेंट, और टाउ बी जो है वो टाउ सी मैक्सिमम से भी बड़ा है, तो इस केस में क्या होता है, रीडिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब नाइन्थ में क्या हो जाएगा कि हम लोग को डेवलपमेंट लेंथ चेक करना पड़ता है। LU स्टैंड फॉर द एनक्लोज लेंथ एंड LD स्टैंड फॉर द डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। M1 अपॉन V ये फॉलो होना चाहिए। अगर L0 की वैल्यू 0, पहले 0 लेकर के चलेंगे विथ नो हुक, ठीक है, विदाउट हुक, इससे फॉलो ये वाला इक्वेशन नहीं होगा, तो उसमें क्या करेंगे, 90 डिग्री टर्न देंगे। 90 डिग्री टर्न के लिए 8 और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, 16 होगा, ठीक है, U टर्न के लिए या U बेंड के लिए। LD क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ फाइंड करके इसको चेक कर लेंगे कि ये डेवलपमेंट लेंथ वाला चेक हो रहा है कि नहीं। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, डिज़ाइन समरी, और डिज़ाइन समरी दे करके डिटेल डायग्राम बना देते हैं। मतलब क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सी बार यूज़ हुए हैं, कितनी कितनी डिस्टेंस है, और कितना कितना डिटेल डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जा करके तुम्हारा कंप्लीट होता है, ठीक। होप तुम लोग को समझ में आया होगा। ऐसे कंटिन्यूस पढ़ो, ऐसे नहीं है कि भाई ये शुरू के 1-2 मिनट देखे फिर चले गए, ठीक है। मुझे सब कुछ पता चलता है कि कितना मिनट देखते हो और कितना लेक्चर कितना देखा है।
ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि क्लास में जब आओगे तो ये सब का क्वेश्चन करवाऊंगा और इस सबको बाद में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, ख्याल रखना अपना और पढ़ते रहना। बाय।